नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन अभी क्लास 11th का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। इसमें आज अपन को इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी कि E/m का जो अनुपात होता है उसको अपन को निकालना देखना है कि कैसे अपन इसको निकालते हैं। ठीक है, साथ में ही अपन इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है ना, उसके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है वो अपन कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो वो एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, जे थॉमसन। ठीक है, कौन थे? ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी है ना, जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं है ना, लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और उसका द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा था। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु ए पर जो कैथोड है ना किरण नलिका से टकराते हैं। इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है बिंदु सी पर है ना कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के सावधानीपूर्वक संतुलन से इलेक्ट्रॉनों को अनुपातिक पथ है ना उसी पथ पर वापस लाया जा सकता है, यानी कि जिससे वो गए थे उसी से उनको क्या है वापस लाया जा सकता है, जिस पर है ना जिस पर वह इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति में था। अब यह पद है ना पर बिंदु बी से टकराते हैं और थॉमसन ने यह तर्क दिया कि जो केवल है ना केवल विद्युत और है ना चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉनों के है ना अपने पथ से विचलन की मात्रा है ना जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी कि जो है ना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति है ना, तो इसकी उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पथ से जो विचलित होते हैं है ना, तो जो उसकी मात्रा है वो कितना विचलित होंगे, तो ये क्या है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है ना। तो इसमें पहला है ना कण पर इलेक्ट्रॉन का है ना जो कण होते हैं, ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो उन पर क्या है ऋणावेश का मान अधिक होने पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो उन पे क्या है ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ जो अन्योन्य क्रिया है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार विचलन क्या होता है अधिक होता है ना। जो कण होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन यदि उन पर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया है ना इंटरेक्शन करेंगे और इंटरेक्शन की मात्रा क्या है ये बढ़ जाती है, जिससे क्या है ये विचलन भी अधिक दर्शाने लगती हैं। दूसरा है जो कण का द्रव्यमान है ना, कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है। ठीक है, जो कण का द्रव्यमान है यानी कि जो कण का द्रव्यमान है वो क्या है हल्का होने के कारण क्या है विचलन अधिक दर्शाते हैं। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर जो बोल्टता होती है अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का जो मूल पथ है ना इससे क्या है विचलन बढ़ जाता है। यानी कि वोल्टेज अपन ज़्यादा कर देंगे या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है या जो प्रबलता है यदि अपन उसको बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूल पथ है उससे क्या है विचलन ज़्यादा होने लगेगा। यहाँ पे ये प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या ये कैथोड किरणें हैं, ठीक है, कैथोड किरणें हैं है ना, तो यहाँ क्या जाएगी यहाँ पे एनोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक स्लिट लगा दी है ये वाली है ना, यहाँ पे ये चुंबक लगी है ना, ये उत्तरी ध्रुव है इसका और ये क्या है इसका दक्षिणी ध्रुव है ना। तो जो कैथोड किरणें हैं यहाँ से ये निकल करके यहाँ से जाती हैं। ठीक है, और क्या है स्फुरदीप्ति यानी कि जिंक सल्फाइड ZnS की ये स्क्रीन लगी हुई है ना, तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या है स्फुरदीप्ति यानी कि ये चमकने लगती है, ये चुम्बक लगी हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात का निर्धारण करने का उपकरण। ठीक है, तो ये उपकरण दिया गया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है उन्होंने है ना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान है ना इनके बीच में जो अनुपात है
उसका ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा का जो सही माप करके, है ना, किसी एक की उपस्थिति होनी चाहिए, या तो चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, कोई एक ना एक क्षेत्र उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो विचलन की मात्रा का जो सही माप, है ना, अपन को पता चल जाता है। उसके परीक्षण से थॉमसन ने अपॉन E/m, है ना, E/m का निर्धारण, है ना, किया। E/m बराबर, है ना, 1.75820 इंटू 10⁻, है ना, 11 कूलॉम किलोग्राम इनवर्स। सी क्या है, कूलॉम, या आवेश है कूलॉम, है ना, किलोग्राम इनवर्स होता है। जहां Me क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। Me क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो काय में है, किलोग्राम में। और उस पर आवेश कितना है, कूलॉम, है ना, कूलॉम क्या है, आवेश। सी यानी कि आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो वास्तविक है ना, वो आवेश क्या होता है, -E होता है इस पे। ठीक है, क्या होता है, -E होता है। इसके बाद अपन पे पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, ठीक है। तो आइए, RA, एक साइंटिस्ट थे RA मिल्कन, ठीक है, इन्होंने एक प्रयोग किया था, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने के लिए, है ना, इन्होंने जो प्रयोग किया था, है ना, तो इसमें, है ना, इसके जो प्रयोग है, इनके प्रयोग को अपन तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने तेल की जो बूंद है ना, उसको लेकर के, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला था, इसलिए इस प्रयोग को अपन तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है RA मिल्कन, है ना, तो इन्होंने क्या है 1868 से 1953, ठीक है, ने इलेक्ट्रॉन पर, ये क्या है उनकी, है ना, जन्म और मृत्यु दोनों चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, वो कब से कब तक रहे, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखाई हुई है डेट, है ना। तो इन्होंने क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारण के लिए एक विधि, है ना, ये विधि की थी, एक प्रयोग किया था, वो नीचे दिया गया, उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। इसी को ही अपन तेल बूंद प्रयोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अब अपन तेल बूंद प्रयोग देख लेते। यहाँ पे लिखा है मिल्कन की तेल बूंद विधि। मिल्कन की तेल बूंद विधि। तो मिल्कन की जो तेल बूंद विधि है, इस विधि में कणित्र, है ना, एटोमाइजर द्वारा उत्पन्न कुहासे के रूप में तेल की बूंदों को विद्युत संघनित्र के ऊपर की प्लेट में उपस्थित छोटे से छिद्र से गुजारा गया। यानी कि एक छोटी सी छिद्र कर ली और इसमें से क्या है, तेल की बूंद, है ना, तेल की धार लगाई, जिससे क्या है, छोटी छोटी बूंदें इस तरीके से तेल की, है ना, ये बन गई। इन बूंदों के नीचे की ओर गति को, है ना, माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन के द्वारा देखा गया। अब इनको क्या है, इनको माइक्रोमीटर दूरबीन के द्वारा इसको देखा गया। इन बूंदों के गिरने की जो दर को मापकर, है ना, मिल्कन की तेल बूंदों के द्रव्यमान को मापा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इन बूंदों की जो गिरने की दर है, कि बूंदें वो किस स्पीड से कैसे गिर रही हैं, है ना, तो इनको इन्होंने मापा, और इनको माप करके मिल्कन ने, है ना, तेल की बूंदों के द्रव्यमान को माप सके, है ना। इस तरीके से फिर उन्हें, है ना, तेल की बूंदों को मापा। और कक्षक के अंदर की वायु का एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके, है ना, आयनित किया गया, है ना। तो जो कक्ष था, है ना, तो उसके अंदर, है ना, वायु को, है ना, एक्स किरण पुंज, जो वायु होती है उसका एक्स किरण पुंज, यानी कि एक्स किरणें उसमें प्रवाहित करके उसको आयनित किया गया। और गैसीय आयनों और तेल बूंदों के संघट्ट से तेल बूंदों पर विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ, है ना। तो जैसे ही उसमें एक्स किरणें भेजी गई और वो आयनित हुई, वो आयनित होने से जो गैसीय आयन है ना, वो तेल बूंदों के संगठन, यानी कि आपस में टकराने से, है ना, तेल बूंदों पर क्या है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। तेल की इन बूंदों पर विद्युत आवेश एक्स किरणों द्वारा उत्पन्न अधिशोषण वाले आयनों द्वारा अपनाया गया। इन आवेशित, है ना, तेल की बूंदों
का गिरना रोका जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है अथवा स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चीज़ें इसके साथ में की जा सकती हैं। जो आगे से तेल की जो बूंद है ना, तो उसको गिरना भी रोका जा सकता है उसका, है ना, उसको त्वरित भी किया जा सकता है और स्थिर भी किया जा सकता है। ये बूंदों पर आवेश और प्लेट पर लागू बोल्टता की ध्रुवणता और प्रबलता पर निर्भर करती है। तेल की बूंदों की गति पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता के प्रभाव को ध्यानपूर्वक मापकर, है ना, मिल्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि बूंदों पर विद्युत आवेश Q का परिमाण हमेशा विद्युत आवेश E का गुणांक होता है। यानी कि Q आवेश बराबर Ne, N का मतलब संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे N संख्या क्या 1 हो सकती है, 2, 3 हो सकती है। ठीक है, तो Q बराबर Ne होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये प्रयोग दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रयोग दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे तेल की बूंदें हैं। ठीक है, ये प्रेक्षण रथ तेल की बूंद, एक तेल की बूंद है, उसका प्रेक्षण यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे कणत्र है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, तेल की बूंदों को इसमें प्रवाहित किया गया, मतलब तेल यहाँ से निकला। ठीक है, और एक छोटी छोटी मतलब जैसे फुहार होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे तेल की बूंदें आई। यहाँ पे आवेशित प्लेट है, जो ये प्लेट लगी हुई है ये क्या है, आवेशित प्लेट है। यहाँ पे ये दूरबीन है ना, तो दूरबीन के द्वारा इस तेल की बूंद को, एक जो तेल की बूंद जो यहाँ से निकल के आई, इसका क्या प्रेक्षण किया गया। और नीचे जो प्लेट लगी है ये आवेशित है, यानी कि माइनस प्लेट है ना। आवेशित प्लेट, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, स्रोत से एक्स किरण पुंज, यहाँ से क्या है, एक्स किरणों को इसमें भेजा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स किरणों को भेजा गया, है ना। तो इस तरीके से ये रेखा चित्र है ना। तो इससे क्या पता चला अपन को, जो आवेश है ई, है ना, मापन के लिए मिल्टन तेल बूंद उपकरण, है ना, कक्षक में गतिमान तेल की बूंद पर कार्यकारी बल गुरुत्वाकर्षण, है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण स्थिर विद्युत और श्यानता तलकर्षण, ये पूरा सब दिया गया है इसमें। ठीक है, तो ये व्यवस्था चित्र है पूरा कि उन्होंने किस प्रकार से ऐसा किया था। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखेंगे अपन। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, तो जो आर ए मिल्टन थे, है ना, उन्होंने क्या तेल बूंद प्रयोग किया था और इसमें उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है। कितना है, 19 कूलॉम है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। विद्युत आवेश का जो नवीनतम मान है वो इसी के, है ना, समथिंग एक्यूरेट है ना, 1.6021, है ना, 76 इंटू या मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना। ये उन्होंने जो निकाला था मान, और जो नवीनतम मान है जो आज वैज्ञानिकों ने निकाला, दोनों ही क्या है ना, समान है। थॉमसन के E/m अनुपात के मान से इन परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो me निर्धारित किया गया। me बराबर E/me, है ना। तो यहाँ पे क्या है, E का इलेक्ट्रॉन जो कि अभी निकाला गया, और इसके बाद E/me इसका द्रव्यमान यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को, है ना, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर ये क्या है, द्रव्यमान निकाला गया, है ना। तो 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये इतना इस पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान उन्होंने इस प्रकार निकाला। इसके बाद है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की खोज। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो हो चुकी है ना। और किसने की है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अब अपन को पढ़ना है प्रोटॉन की खोज, है ना, प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। तो कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें अपन ने कैनाल किरणें
कहते हैं। इन धनावेशित कणों के जो लक्षण हैं वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, कैथोड किरणों के गुण आते हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, धनावेशित किरणें होती हैं। ठीक है, तो इनके गुण भी आते हैं लिखने को, है ना, एग्जाम में, और इनकी परिभाषा भी आती है कि जो आपकी कैथोड किरणें हैं वो क्या होती हैं। तो जो कैथोड किरणों के गुण हैं, तो इसमें पहला है कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारणतः क्या है, धनावेशित गैसीय आयन होती हैं। ठीक है, जो कैथोड किरणें हैं आपकी, ये धनावेशित होती हैं और गैसीय आयन के रूप में उपस्थित होती हैं। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जो भी आपकी गैस होगी, है ना, तो इनके आवेश और इनका जो द्रव्यमान अनुपात है वो क्या है, उसी गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होती है। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। ठीक है, कुछ आपके जो धनावेशित कण क्या होते हैं, विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का जो व्यवहार है वो इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत होता है। ठीक है, ठीक उल्टा होता है इसका व्यवहार। सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा और जो धन आयन कण है ना, वो क्या हाइड्रोजन से अपन को प्राप्त हुआ था और इसको अपन ने क्या है, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को अपन H+ से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस धनावेशित कण को पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में हुई थी। ठीक है, इस कण की या जो प्रोटॉन की जो है ना, जो उपस्थिति है या जो प्रोटॉन की जो पहचान है वो 1919 में हुई थी। बाद में परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। इस कण की खोज सन 1932 में चैडविक ने की थी। जो प्रोटॉन की खोज है, ये प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा ई गोल्डस्टीन के द्वारा इस प्रोटॉन की खोज की गई थी। ठीक है ना, इस पे कार्य रदरफोर्ड ने भी किया था। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने भी किया था, लेकिन क्या है, इसकी जो खोज है या जो प्रोटॉन नाम है वो गोल्डस्टीन ने दिया था। ठीक है ना, रदरफोर्ड ने क्या है, केंद्रक की खोज की थी। जो नाभिक का जो केंद्रक होता है, ठीक है, या जिसको अपन नाभिक बोलते हैं, परमाणु का जो नाभिक होता है या जिसको अपन केंद्रक भी कहते हैं, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और जो आपका जो न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की, जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। ठीक है ना, क्या कहा था उन्होंने, न्यूट्रॉन कहा था। इन मूल कणों के महत्वपूर्ण जो आपके गुण हैं वो सारणी में दिए गए, वो अपन सारणी पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद अपन है दिए गए परमाणु मॉडल। ठीक है, इसके बाद है अपने परमाणु मॉडल। और परमाणु कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने है ना कुछ समस्याएं आई, है ना, तो ये कुछ समस्याएं दी गई हैं जिनके कारण फिर परमाणु मॉडल दिए गए। यहाँ पे मॉडलों किसने दिए, है ना, तो सबसे पहला जो मॉडल है जे थॉमसन ने है ना प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो दूसरा आपका जो मॉडल है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया, और उसके बाद फिर नील्स बोर आए थे। ठीक है ना, तो 3 परमाणु मॉडल है। यहाँ पे ये गुण दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो, द्रव्यमान दिया गया है ना, सापेक्ष आवेश दिए गए। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद परमाणु का थॉमसन मॉडल, है ना, जो जे थॉमसन थे, है ना, तो परमाणु का सबसे पहला मॉडल उन्हीं का था। है ना, तो परमाणु को समझाने के लिए जो जे थॉमसन ने, उन्होंने सन 1898 में, ठीक है ना, 1898 में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना, जिसे अपन टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक, है ना, समान आवेशित गोला
ठीक है, क्या होता है, एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहते हैं और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी विद्युत आवेश व्यवस्था है ना प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए। पहला नाम है इसका प्लम पुडिंग, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु है वो क्या है, एक तरबूज के आकार का इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये धनावेशित गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से, जिस तरीके से तरबूज में जो बीज धसे होते हैं है ना, वैसे ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था, है ना। इसलिए इसको अपन तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज, है ना, तरबूज मॉडल इसको अपन कहते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये धनात्मक पूरा ये गोला है और इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, है ना, अंदर धसे हुए हैं इसमें। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से इसमें धसे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो परमाणु का ये थॉमसन मॉडल है। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए, है ना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जे थॉमसन को क्या है, परमाणु इसमें इस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया, है ना, इसलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः क्या प्लम अथवा बीज की तरह उसमें धसे होते हैं। इस मॉडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे, है ना, परमाणु पर समान रूप से क्या है, बटा हुआ माना गया था। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को, है ना, स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। ठीक है ना, तो उस समय पर इसी ने इन्होंने ही बताया था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, उदासीनता को स्पष्ट किया, लेकिन बाद में क्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें। ठीक है, अन्य जो वैज्ञानिकों ने देखा तो उसमें इस तरीके की कोई संरचना नहीं पाई, इसलिए इनका क्या है, जो मॉडल है वो फेल हो गया था। यहाँ पे कुछ और चीजें भी दी गई, यहाँ पे आप इस पढ़ सकते हैं बॉक्स में। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। रेडियो एक्टिवता के बारे में दिए, इसका इसको बताए दे रहे। जो हेनरी बैकुरल है ना, खोजा कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, जैसे कि रेडियम है। इस रेडियम को आप खुला छोड़ दोगे तो क्या है, विकिरण को उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया ऐसे तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्वों को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। और इस प्रकार की जो घटना है उसको रेडियो एक्टिवता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इसकी जो खोज है वो सबसे पहले हेनरी बैकुरल ने की थी। इस क्षेत्र को मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी ने भी विकसित किया। इसमें 3 प्रकार की जो किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन देखा, है ना। जो रेडियम होता है तो इनसे क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन होता है। रदरफोर्ड थे, उन्होंने पाया कि जो अल्फा किरणें हैं इन पे 2 इकाई धनावेश, है ना, और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाला उच्च ऊर्जा वाला कण होता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि हीलियम नाभिक पे भी क्या है, यही सब चीजें होती हैं जो आपके अल्फा कण पर होती हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के अल्फा कण, है ना, हीलियम गैस प्रदान करते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। जो बीटा किरणें हैं इस पर ऋण आवेश होता है। जो आपकी गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं, जिनकी प्रकृति उदासीन होती है। मतलब जो गामा किरणें और जो आपकी एक्स किरणें, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों पर क्या है, कोई चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज होता है। अल्फा कणों पर, जो अल्फा कण है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो बीटा कण होते हैं उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, बाकी जो आपकी
जो गामा रे है और एक्स किरणें हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होती हैं। जिनका कोई कण नहीं होता है, भेदन क्षमता सबसे कम आपकी अल्फा किरणों की होती है, उसके बाद बीटा किरणों की, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो आपकी गामा किरणों की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने रेडियो एक्टिवता और जो जे जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद जो अगली क्लास है, अगली क्लास में अपन रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, मतलब इन्होंने क्या नाभिक की खोज की थी, है ना। तो पूरा जो प्रयोग है वो कैसे इन्होंने किया था, है ना, किस प्रकार किया था और इसके क्या निष्कर्ष निकले, वो पूरा अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल या नाभिकीय परमाणु मॉडल है ना, तो उसके बारे में अपन पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो आपको यदि ये पढ़ना है ना, तो आपको अगला वीडियो, है ना, देखना पड़ेगा, उसमें हम ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास है अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।